हम लोग क्लास 11 के मैथ सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है सेट समुच्चय। और हम लोग जानते हैं कि समुच्चय जो है वो कोई नया चीज नहीं है, हम लोग पीछे से ही इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8 में हम लोग पढ़े हुए थे कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, पूर्ण संख्याओं का संग्रह, परिमेय संख्याओं का संग्रह, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। संग्रह मतलब कलेक्शन, यानी कि उसी कलेक्शन को हम लोग यहाँ पर सेट के रूप में परिभाषित करेंगे। जो हम लोग कलेक्शन वहां पर कर रहे थे उस कलेक्शन को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। और ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, इसको हम लोग लिखते हैं यदि प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त होगा। हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह बराबर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख करके हम लोग डॉट कर देंगे। और हम लोग पीछे ही क्लासों में पढ़ चुके हैं कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह को n से सूचित किया जाता है, यानी कि जब हम लोग n इसको लिखेंगे तो सारे अवयवों को मझोला कोष्ठक में रख देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे कर देंगे डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये जो मझोला कोष्ठक के अंदर यदि सारे संग्रह को हम लोग रख दिए हैं, संग्रह मतलब होता है एकत्र करना। किसी भी चीज को हम लोग एकत्र करते हैं, जैसे अपने कॉपी किताब को हम लोग अपने बैग में एकत्र करते हैं, तो बैग अपने हमारे कॉपी किताब के लिए समुच्चय हो जाता है। हम लोग जिस क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं वो क्लासरूम हमारा समुच्चय हो जाता है। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं वो परिवेश मेरा समुच्चय हो जाता है। इसलिए समुच्चय बहुत नया चीज नहीं है, ये पुराना चीज ही है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना होता है, इसमें आप लोग समझ जाइएगा। तो इस 11th क्लास में इससे आसान चैप्टर भी नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है कि इसको हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि आखिर सेट है क्या। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज होता है, क्योंकि जब भी हम लोग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जब हम लोग चलते हैं तो उस स्थिति में हमको सेट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सेट सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। और इसी सेट पर हम लोग 12 क्लास में फिर हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 12 क्लास में भी इसका प्रयोग है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं अभी सेट का। हमको मालूम है कि हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन आप कैसे समझ पा रहे हैं ये आप पर निर्भर कर रहा है। यदि ध्यान से आप लोग देखिएगा तो हमको नहीं लगता है कि सेट में आपको कहीं भी समस्या आएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या के जो हम लोग सूचक लेते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर लेते हैं, जिसे संग्रह को ही हम लोग समुच्चय कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्याओं द कलेक्शन ऑफ ए नेचुरल नंबर इट इज डिनोटेड बाय n, यानी कि ये कलेक्शन जो है प्राकृत संख्याओं का उसको हम लोग n से सूचित करते हैं। और प्राकृत संख्या में जो भी हमको ये अंक प्राप्त होता है उसको हम लोग मझोला कोष्ठक में घेर देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपको मिल गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कौन सा रूप होता है सेट का। सेट के 2 रूप होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए, इसमें जितने अंक लिखे गए हैं ये सारे अंक इस समुच्चय के अवयव या सदस्य कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि 1 जो है वो n का अवयव है, 2 जो है वो n का अवयव है, 3 भी n का अवयव है, 4 भी n का अवयव है, 5 भी n का अवयव है, या इसको हम लोग सदस्य भी कहते हैं। यानी कि अवयव और सदस्य दोनों एक ही चीज होता है। और जब भी समुच्चय को हम लोग इस रूप में सूचित करेंगे, यदि तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें यदि हम लोग को कोई अंक लिखना हो या कोई संकेत लिखना हो, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का ही कोई संकेत यदि इसमें लिखेंगे तो इसमें जब लिखेंगे तो वो छोटा अक्षर में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान देना है कि समुच्चय में कोई भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। जैसे एक बार लिख दिया है तो इसमें फिर एक कहीं नहीं लिखेंगे, उसी तरह 2 भी है, 2 भी नहीं दोबारा मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि केवल अंकों का ही समुच्चय होता है। नहीं, केवल अंकों का समुच्चय ही नहीं होता है, संकेतों का भी समुच्चय होता है। जैसे हम लोग किसी भी चीज का संकेत लेते हैं, जैसे थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, पाई, साई, म्यू, ये सारे जो संकेत हैं उसका भी हम लोग यहाँ पर समुच्चय बना सकते हैं। फिर उसके बाद नाम है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सारे नामों का भी हम लोग समुच्चय बना सकते हैं। उसके लिए कोई समुच्चय का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर प्राकृत संख्या के लिए हम लोग n दिए हैं, उसी तरह उस समुच्चय के लिए भी कोई नाम हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग नाम लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में ध्यान रखना है कि नाम का भी
अंग का भी, संकेतों का भी, यानी कि प्रत्येक चीज का भी, वस्तुओं का नाम यदि होता है कोई, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बाजार जाते हैं, क्या क्या सामान लेके आना है, उसको भी हम लोग समुच्चय में लिख सकते हैं, उसका भी हम लोग सेट बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सेट जो है वो महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सेट यानी समुच्चय। सबसे पहले देखिए, समुच्चयों का संकेत हम लोग जानना जरूरी होता है, कौन सा समुच्चय का कौन सा संकेत होता है, और ये सारा चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। n जो होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, हम लोग को मालूम है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। j पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ इंटीजर। q यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। z प्लस यही है, ये पूर्णांक, ये काल्पनिक समुच्चय है, सेट ऑफ इंटीजर का ही है। प्लस लग गया, इसका मतलब कि इसमें सभी धन पूर्णांक होगा, यानी कि उसमें नेगेटिव अब नहीं रहेगा। इस समुच्चय में नेगेटिव अंक अब हम लोग नहीं लिखेंगे। किसी भी इस संकेत के प्लस चिन्ह वाला दिखाई देगा, उसमें सारे धनात्मक संख्याएं रहेंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग z प्लस से सूचित करते हैं। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम लोग q प्लस से सूचित करते हैं। r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग r प्लस से सूचित करते हैं। यह हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सेट के स्टार्ट करते समय ही हम लोग को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम लोग आगे चले तो इसमें कोई समस्या न हो। दूसरा, इस पर हम लोग शुरुआत वाला समुच्चय का परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का समुच्चय का परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित के मतलब सबके लिए समान हो, यानी कि कोई ऐसा हम लोग समुच्चय बनाएंगे और वो समुच्चय सबके लिए यदि एक समान हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये सुपरिभाषित है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय देख लीजिए, ABCD E से Z तक होता है। ये समुच्चय यदि किसी भी आदमी को हम लोग दिखाते हैं, किसी भी व्यक्ति को दिखाते हैं, तो सबके लिए ये समान हो जाएगा। इसलिए इसे हम लोग कहेंगे कि ये सुपरिभाषित है। यदि इसमें से मान लीजिए कि A के बाद हम B और C को छोड़ के D E से Z तक लिखते हैं तो सबके लिए समान नहीं होता। हो सकता है कि हमको जानकारी नहीं है, A के बाद हम सीधा D लिखेंगे, क्योंकि हमको B C की जानकारी नहीं है तो हम D से लिखेंगे ही। लेकिन यदि किसी दूसरे आदमी को दिखाएंगे, यदि उनको जानकारी होगा कि A के बाद B और C भी होता है, तो उसके लिए वो सुपरिभाषित नहीं होगा। उस स्थिति में जो हम लोग समुच्चय बनाए रहेंगे वो समुच्चय नहीं होगा। तो पहला ये उदाहरण हो गया आपका। दूसरा उदाहरण हो गया कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से कम प्राकृतिक संख्या में हम लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग 10 लिख लिए हैं, इसको 10 को हटा दीजिए, केवल 9 तक लिखेंगे, यानी कि 10 से कम बोल रहा है। तो 10 से कम प्राकृतिक संख्या यही होगा। और किसी से भी हम लोग पूछेंगे तो सारा आदमी यही बताएगा, यानी जितने व्यक्ति से हम पूछेंगे सभी इसी का, यही समुच्चय के रूप में उसका आंसर होगा। इसलिए इसे हम लोग कहेंगे कि ये सुपरिभाषित है। यही है इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका, कि जो सबके लिए सत्य हो वो सुपरिभाषित होगा और ये समुच्चय होगा। तो देख लीजिए, पहला उदाहरण भी आपका समुच्चय था, दूसरा उदाहरण भी समुच्चय है। इसके नीचे हम लोग लिख भी सकते हैं कि यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं साथ। यहाँ पर देखिए एक चीज और लिखे हैं, खतरनाक जानवरों का समुच्चय। हम लोग जानते हैं जिस जानवर से हम लोग डरते हैं उस जानवर को हम लोग खतरनाक जानवरों की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर हमको जिससे डर लगता है हम वहां पर लिखे हैं, दूसरे को डर लगता है दूसरे को भी लिखे हैं, जितना हमको समझ में आया है उतना लिखे हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कि बाघ, शेर, चीता, सांप, हाथी, भालू, काकरोच ETC होता है, कोई छिपकली से भी डरता है। बच्चियां सारी होती है काकरोच से भी डरती है, तो उसके लिए तो काकरोच भी खतरनाक हो गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो बाघ और शेर को पालता है, जो चीता को पकड़ता है पालता है, जो सपेरा होता है वो सांप को पालता है, तो यदि ये समुच्चय उसके सामने हम लोग रखें, सपेरा के सामने यदि रखें तो वो बोलेगा कि हमको सांप से डर नहीं लगता है, तो सांप उससे निकाल देगा, तो वहां पर सुपरिभाषित नहीं होगा। यानी कि जिस चीज पर विवाद उत्पन्न हो जाएगा, जिस समुच्चय पर विवाद हो जाएगा, यानी कि तर्क उत्पन्न हो जाएगा, वो सुपरिभाषित नहीं कहलाएगा। ऐसी स्थिति में ये सुपरिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखे भी हैं कि यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम खतरनाक जानवर लिखे हैं सब लोग इससे नहीं डरते हैं। हो सकता है कि हम इनसे डर रहे होंगे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति सांप से नहीं डर रहा होगा, कोई तीसरा व्यक्ति बाघ से नहीं डर रहा होगा, कोई चौथा व्यक्ति काकरोच से नहीं डर रहा होगा। तो यहाँ पर स्थिति, द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, विरोध हो जाएगा। यहाँ पर जब विरोध हो जाएगा तो वो सुपरिभाषित नहीं होगा, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा।
उसके बाद देखिए इसमें नोट है, लिखे हैं कि यदि इस समुच्चय में जितने भी, जैसे देखिए यहाँ पर नाम लिखे हैं, इस समुच्चय में अंक लिखे हैं, यहाँ समुच्चय में हम लोग संकेत लिखे हैं, तो इसको हम लोग वस्तु के भी संग्रह कर सकते हैं कि वस्तुओं का संग्रह है। वस्तु में ही तो सारा चीज आ जाता है, अंक, संख्या, नाम, संकेत, सारा चीज आता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि समुच्चय की वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य सभी एक ही चीज है, सिनोनिम्स है तीनों। ये वस्तुएं, अवयव और सदस्य सेट के लिए ये सिनोनिम्स वर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि समान शब्द है, यानी आगे जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, यदि बोलेगा कि समुच्चय के वस्तुओं को लिखिए, तो हम लोग समझेंगे कि वो हमको अवयव लिखने को बोल रहा है। अवयव लिखने को कहेगा तो हम लोग समझेंगे वस्तुएं और सदस्य लिखने को बोल रहा है। सदस्य लिखने को बोलेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सारा एक ही चीज है, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। पहले ही हम लोग लिख चुके हैं कि जितने भी समुच्चय का हम लोग यहाँ पर संकेत दिए हैं, जो सिंबल, ये सिंबल देख रहे हैं आप लोग, सब बड़ा अक्षर में है, कैपिटल लेटर में है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी हम दिए हैं, ए बराबर, ऐसे कोष्टक में हम लोग 1 2 3 4 5 लिख दिए हैं, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा चीज है, समुच्चय के अवयवों के रूप में अंग्रेजी वर्णमाला को छोटे अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि समुच्चय की अंग्रेजी वर्णमाला को यदि हम लोग समुच्चय के अंदर रखते हैं तो उसे हम लोग ऐसे छोटे अक्षरों में लिखेंगे, बड़ा अक्षर में हम लोग समुच्चय के अंदर नहीं लिखेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पर ये समुच्चय का ये प्रारंभिक स्टेज है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कहीं समस्या है तो आप लोग को जरूर बताना है। लेकिन हमको लगता है कि यदि आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो एकदम श्योर समझ में आएगा। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, सेट के रूप में हम लोग समझेंगे कि सेट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसको निरूपित हम लोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेट के अवयव या सदस्य के बारे में जान लेते हैं। सेट के अवयव या सदस्य के मतलब एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सेट के अवयव या सदस्य, यदि कोई समुच्चय हमको दिया गया है 1 2 3 4 5, तो हम लोग यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या लिखते हैं कि एक समुच्चय ए का अवयव है। यहाँ पर लिखे हैं कि 2 समुच्चय ए का अवयव है। तीसरा लिखे हैं 3 समुच्चय ए का अवयव है, 4 समुच्चय ए का अवयव है, 5 भी समुच्चय ए का अवयव है। देख रहे हैं आप लोग, 1 भी समुच्चय ए में है, 2 भी समुच्चय ए में है, 3 भी समुच्चय ए में है, 4 भी समुच्चय ए में है और 5 भी समुच्चय ए में है। ये ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग संकेत में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे कि एक अवयव है का चिन्ह ये होता है और यहाँ पर लिख देंगे ए, इसे पढ़ेंगे 1 एलिमेंट ऑफ ए। जबकि इसका नाम है, इसका नाम इप्सिलॉन का बोलते हैं इसको, इस संकेत का नाम है इप्सिलॉन, याद रखिएगा इप्सिलॉन। यानी कि इसका होता है इप्सिलॉन, यानी कि यदि कोई अवयव उस समुच्चय में है तो उस अवयव और उस समुच्चय के बीच में हम लोग ये चिन्ह भर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक समुच्चय ए का अवयव है, हम लोग इसे पढ़ेंगे। इतना ना लिख करके हम अब इतना लिखेंगे आगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये संकेत के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा कि ये संकेत क्या है। उसी तरह 2 जो है वो ए में अवयव है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 एलिमेंट ऑफ ए। उसके बाद 3 जो है, ध्यान रखिएगा कैसे इप्सिलॉन लिखना है, सी लिख करके बीच से काट देना है, तो फिर हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 4 भी है, देख रहे हैं हम लोग ए में 4 भी है, 5 भी है, इसमें देख रहे हैं हम लोग 5 भी है। और यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि 6 ए का अवयव नहीं है, तो 6 अवयव नहीं को ऐसे इप्सिलॉन लिख करके ऐसे काट देंगे और तब लिखेंगे ए। याद रखिएगा इस संकेत पर, इस सिंबल पर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं, तो क्वेश्चन हमको लगता है कि अब आप लोग आसानी से बना लेंगे। जो समुच्चय में है उसमें हम लोग इप्सिलॉन का चिन्ह देंगे, जो समुच्चय में नहीं है उसे नॉट इप्सिलॉन या नॉट एलिमेंट भी बोलते हैं इसको, इसका चिन्ह हम लोग देंगे। तो हमको लगता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग करते हैं समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंट सेट। अब ध्यान दीजिए कि समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। पहला विधि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, यानी कि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, उस चीज को हम लिखे हुए हैं यहाँ पर कि इस रूप में सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध के मतलब कलेक्शन किया जाता है, यानी संग्रह किया जाता है, उसी को सूचीबद्ध बोला जाता है। कि इसमें सूचीबद्ध किया जाता है अवयवों को अर्धविराम यानी सेमीकोलन, हम लोग कोमा का चिन्ह देते हैं, अर्धविराम द्वारा अलग अलग किया जाता है तथा उन सभी अवयवों को मझोले कोष्ठक यानी कि मिडिल ब्रैकेट में अंदर यानी उसके अंदर ही लिखा जाता है। तो ये चीज ये हो गया इस रूप में, यानी कि रोस्टर रूप में हम लोग ये काम करते हैं समुच्चय लिखने का। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उदाहरण आपको एक दिए हैं
इस फॉर्म का कि 5 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कौन कौन होगा, 1 2 3 4 यही होगा। तो उनके सबके बीच कॉमा चिन्ह का प्रयोग किया है, देखिए यहाँ पर कॉमा चिन्ह का प्रयोग किया है और उसे मधुला कोष्ठक में लिख दिया है। तो इसे हम लोग सारणीबद्ध या रोस्टर रूप कहेंगे, यानी टेबुलर फॉर्म होगा, ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की सूची। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग जानते हैं ए ई आई ओ यू होता है। तो प्रत्येक इन सबको अलग अलग करने के लिए ही हम लोग कॉमा का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम लोग कॉमा का चिन्ह प्रयोग नहीं करते। तो ये एक साथ हम लोग पढ़ते हैं इसको, ऐसे हम लोग रूप रूप करके कॉलम में हम लोग ए ई आई ओ यू ऐसा पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है, इसमें नोट है कि ये जो हम लोग समुच्चय लिख रहे हैं, इस समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि 5 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें हम 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, इसको हम लिख सकते थे 2 3 1 4 ऐसे भी लिख सकते थे। क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, इधर उधर भी लिखेंगे, लेकिन अवयव वही होनी चाहिए जो जिसके बारे में क्वेश्चन को सूचीबद्ध करने को बोल रहा है, यानी कि क्वेश्चन जो कलेक्शन करने के बारे में बोल रहा है, यदि वही कलेक्शन करेंगे और इधर उधर भी उस समुच्चय में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि क्रम का कोई महत्व नहीं होता। उसके बाद दूसरा है कि इस रूप में किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। समुच्चय में किसी भी अवयव को हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो हम लोग फिर उसमें 1 या 2 या 3 या 4 नहीं लिख सकते हैं। इनको छोड़ करके बाकी कोई अवयव इसमें बढ़ सकता है, भिन्न अवयव होगा, लेकिन ये अवयव दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक चीज और समझाया है हम लोग, दूसरा उदाहरण, इस पर भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, स्कूल के अक्षरों की सूची। स्कूल में कौन कौन से वर्ड है, सी एच 2 बार ओ है, 1 बार एल है। तो 2 बार ओ में से 1 बार ओ हम लोग लिखेंगे समुच्चय में। देख लीजिए, एस पहला अक्षर लिख करके कॉमा दे दिए हैं, फिर दूसरा अक्षर लिख करके कॉमा दे दिए हैं, फिर तीसरा अक्षर लिख करके कॉमा दे दिए हैं, फिर चौथा अक्षर में हमारा इन दोनों में से एक ही को लिखेंगे, तो वो हो गया, और फिर लास्ट वाला अक्षर एल लिखेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे अक्षर जो है वो भिन्न भिन्न है। तो याद रखिएगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि समुच्चय के अंदर हम लोग यहाँ पर बड़ा अक्षर का क्यों प्रयोग किए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्कूल लिखा गया है वो कैपिटल लेटर में है, उसके अक्षर को हम लोग को अलग अलग करके समुच्चय में लिखना था, इसलिए हम लोग कैपिटल लेटर का यहाँ पर प्रयोग कर दिया है, अन्यथा ये कैपिटल लेटर का प्रयोग उसके अंदर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए हम लोग समुच्चय रिप्रेजेंट करने की दूसरी विधि देख लेते हैं। दूसरा विधि होता है हम लोग का समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसका दूसरा नाम भी होता है गुण प्रकटीकरण रूप। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज डिस्क्लोजर फॉर्म, यानी ध्यान दीजिएगा, इस रूप में क्या करते हैं वही हम लोग लिखे हुए हैं। इस रूप में होता क्या है, तो इस रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों का सर्वनिष्ठ यानी कॉमन गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज होता है जो समुच्चय का बाहर का नहीं होता है, यानी कि समुच्चय में जितने भी चीज लिखे गए होते हैं उसी के उभयनिष्ठ गुणधर्म को हम लोग कथन के रूप में यानी स्टेटमेंट के रूप में लिख देंगे। उसको कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है कि इस रूप में समुच्चय के अवयवों को वर्णन करने के लिए संकेत x का प्रयोग करते हैं, इसके बाद चिन्ह कॉलन का प्रयोग होता है। देख लीजिए, कॉलन हम लोग देते हैं जिसे हम लोग मैथ में अनुपात भी बोलते हैं, इसको रेशियो लिखते हैं, और उसके बाद समुच्चय के अवयवों को के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं। विशिष्ट गुणधर्म के मतलब उस समुच्चय में जो भी अवयव है और किसी एक विशेष गुणधर्म के अंतर्गत यदि वो लोग आते हैं तो वो विशेष गुणधर्म को हम लोग लिखते हैं उसमें, और उसके बाद उस पूरे कथन को हम लोग मधुला कोष्ठक के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गुण प्रकटीकरण रूप हो गया, जिसमें हम लोग अंक या अवयव को नहीं लिखते हैं, इसमें हम लोग उस अंक या उस अवयव या उसमें जो सदस्य अवयव रहेंगे उनके बारे में हम लोग लिखते हैं। ऐसा हम लोग उसके बारे में लिखते हैं, यानी कि उसके ऐसे गुणधर्म के बारे में लिखते हैं कि वो उसी के अंतर्गत सारे आते हैं। लेकिन हम लोग उस समुच्चय में उन्हीं अवयव का हमें गुणधर्म लिखना है जो उस समुच्चय में है, उसके बाहर के समुच्चय का अवयव का गुणधर्म नहीं लिखना है। जैसे देखिए उदाहरण हम लोग यहाँ पर लिखे हैं AEIOU, इसको हम लोग को गुण प्रकटीकरण रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि संकेत x का हम लोग प्रयोग करते हैं, x का प्रयोग करिए। उसके बाद बोल रहा है कि कलन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग कलन चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि और उसके बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसके गुणधर्म के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो समुच्चय में अवयव है AEIOU, ये अंग्रेजी वर्णमाला का वोवेल वर्ड्स हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक सच दैट
एक्स, इसी के बारे में व्याख्या होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। हम लोग यहां पर लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग इसको ऐसे लिख करके कोष्टक हम लोग बंद कर देंगे, हो गया हमारा काम। यही है गुण प्रकटीकरण और ये है सारणीबद्ध रूप जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, रोस्टर फॉर्म। यही रोस्टर फॉर्म हुआ और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म आपका। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो अवयव है उसी अवयव का यहाँ पर ये जो देखिए प्रॉपर्टीज हम लिखे हैं, एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यदि ये समुच्चय किसी को बोला जाए कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए, तो इसको जब वो चेंज करेगा तो यही केवल एलिमेंट्स उसके समुच्चय में यानी कि सेट में प्राप्त होगा, बाकी इसके अलग का कोई प्राप्त नहीं होगा। इसमें स्वर को छोड़ करके बाकी कोई अक्षर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हम लोग ये लिखे हुए हैं बाकी अक्षरों के बारे में यहाँ पर कुछ भी जिक्र नहीं होगा कि उसमें व्यंजन भी होता है या और भी वर्ड्स जो होते हैं वो भी वर्ड्स इसमें है, क्योंकि दो ही वर्ड होता है। अब तो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़े हैं स्वर और व्यंजन, तो इसमें व्यंजन का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि समुच्चय में जो होगा उसी के बारे में हमको लिखना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखे हैं एक्स, तो हम लोग जब भी, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्स ही लिखेंगे, वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, जो मन हो वो संकेत यहाँ पर आप दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स ही लिखेंगे, हम कोई दूसरा संकेत का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये उसके बाद ये कॉलम रहेगा। तो देखिए इसमें दो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है कलम से पहले और सेकंड पार्ट होता है कलम के बाद। तो कलम के पहले जो हम लोग संकेत देंगे उसी संकेत की व्याख्या हम करेंगे, और ये संकेत किसका है, इन सब में से किसी एक का है, यानी सबका है। तो x जो है वो a भी है, x है वो e भी है, x है वो i भी है, x जो है वो o भी है, x जो है वो u भी है। यानी कि x जो है इन सबका सिंबल है। कैसे हम लोग वेरिएबल का नाम रखते हैं, वेरिएबल का हम लोग कोई भी मान रख देते हैं कि 1 2 3 4, उसी तरह यहाँ पर भी होगा, x का ये वेरिएबल है और इन सबका मान होगा ये। तो अब ध्यान देंगे, तो x जो है वो केवल एक है, इसलिए इसमें हम लोग x एक लिखते हैं, एक के बारे में ही हम लोग यहाँ पर गुण प्रदर्शित करेंगे। तो एक ही लिखेंगे, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि x एक क्यों लिखा गया है, क्योंकि x जो है किसी एक समय में किसी एक ही, इसमें से किसी एक ही वर्ड का सिंबल हो सकता है, यानी कि x बराबर a हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो उसी तरह x e का सिंबल हो सकता है, तो x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, वो भी हो सकता है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर e होगा ही। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉलम के पहले वाला पार्ट है वो आपका इस समुच्चय के अवयवों का संकेत होता है, वेरिएबल उसका होता है, और सेमीकोलन के बाद जो पार्ट होता है इसी के बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं और उस समुच्चय के गुण प्रकटीकरण के रूप में लिखते हैं। ठीक है, उसी आधार पर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। फिर यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे, एक छोड़िए y लिखते हैं, अपनी बार y लिख देते हैं, देखिए। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सेमी कॉलम, और कॉलम के देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग देखेंगे कि 2 4 6 8 है, यानी हम लोग को ऐसा गुण के रूप में यहाँ पर लिख देना है ताकि उसमें ये सारा संख्या आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह सम संख्या है 2 4 6 8। तो लिखिए यहाँ पर y एक सम संख्या है, y एक सम संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि सम संख्या है तो सम संख्या तो अपरिमित होता है, यानी कि सम संख्या अनंत होता है। तो सम संख्या में तो यहाँ पर 8 तक ही है, तो हम लोग इसमें भी ऐसा दर्शाएंगे ताकि फिर इस समुच्चय को हम लोग इस रूप में बदलें तो यही समुच्चय प्राप्त हो जाए, ऐसा हम लोग को गुण लिखना है इसमें। तो अब यहाँ पर हम लोग लिमिटेशन कर देंगे इसका कि ये कहां तक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं और y लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि y जो है वो 8 से छोटा है। इसी y के बारे में देख लीजिए व्याख्या हो रही है, y जो है वो 8 से छोटा है या 8 के बराबर है। तो 8 के बराबर तक हम लोग यदि सम संख्या लिखेंगे तो हमको यही ना मिलेगा 2 4 6 8। इसको लिखने के और तरीके हैं, जैसे मान लीजिए देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं y such that y एक संख्या 2 का गुणज है। देख लीजिए 2 का पहाड़ा में भी ये आएगा मल्टीपल, 2 का मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी कि एक संख्या 2 का गुणज है। लेकिन यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि 2 का गुणज जो है वो भी इंफिनिटी होता है, इसलिए 2 का गुणज यहाँ पर 8 तक है। तो हम लोग इसको भी हम लोग लिखेंगे कि 2 का गुणज है तो वो कहां तक है। तो और करके यहाँ पर लिख देंगे y लेस देन इक्वल टू 8, इसको भी कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि y जो है वो संख्या 2 का गुणज है, लेकिन उसका y का मान जो है वो 8 या 8 से छोटा होगा। तो 8 या 8 से छोटा में हमको 2 का मल्टीपल 2, 4, 6 और 8 ही मिलेगा, कोई दूसरा अंक प्राप्त नहीं होगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, y बराबर हम लोग लिख देंगे, ये ध्यान रखिएगा, y बराबर हम लोग लिखेंगे 2n, जहां n एलिमेंट ऑफ प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। छोटा n जो है वो बड़ा n का एलिमेंट है, यानी सदस्य है, अवयव है, यानी ये इसी समुच्चय से हम लोग इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो देख लीजिए, ये 2n है, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 2 × 4 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं कि n का जो ये मान है, ये जो n का मान है वो कहां तक रखेंगे, क्योंकि ये तो n अपरिमित होता है, अनंत इसमें अंक होता है इस नेचुरल नंबर में। तो हम लोग इस n का मान कहां तक रखेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि कहां तक रख रहे हैं, तो 1 मिल रहा है 4 तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि और n इक्वल टू, चाहे लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। या हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे केवल n लेस देन 5, यानी कि 5 से छोटा। तो 5 से छोटा में n का मान हम लोग रखेंगे, लेकिन वो n क्या है, कौन सा अंक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि n जो है वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसी पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बनानी है, इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए जेड लिख देते हैं आपका। तो यहाँ पर है 1, 4, 9, 16 और 25। तो यहाँ पर लोग क्या देखते हैं, कौन सा ऐसा गुण होगा जो कि उस गुण के अंतर्गत ये सारे अवयव आ जाएंगे, ये ध्यान रखनी है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि जेड एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। कैसे, तो देख लीजिए, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। यानी कि ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। लेकिन यदि हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे लिख करके यदि मझोला कोष्ठक बंद कर देंगे, तो इसके बाहर के भी अवयवों का इसमें गुण आ जाएगा, क्योंकि ये भी जो प्राकृतिक संख्या का वर्ग होता है वो भी अनंत आएगा हमको, तो वो भी अनंत इसमें आ जाएगा। और हम लोग अभी परिभाषा में पढ़े हैं कि इस समुच्चय के अवयवों के बाहर के अवयवों का इसमें गुण नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमको लास्ट में लिमिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग को बांधना पड़ेगा इसको कि ये यहीं तक है, उसको दिखाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1, 4, 9, 16, 25 है। तो यहाँ पर z एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, तो यहाँ पर हम लोग z लिख सकते हैं कि कहां तक है। तो z और करके यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि z लेस देन इक्वल टू 25, यानी 25 तक है, z लेस देन इक्वल टू 25, यानी z का मान 25 तक है या 25 से छोटा है। तो 25 या 25 से छोटा में ये सारा हमको अंक मिल जाएगा। और प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, तो प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो जो ही 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। उसके लिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए 36 का तो इसमें कोई गुण है ही नहीं, आप लोग देख रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, इसको लिखने का एक और तरीका है, देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग z सच दैट z इक्वल टू n स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि n जो है वो प्राकृतिक संख्या है, और वो कहां तक है n, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 25 मिलेगा। यानी कि n का मान हम 25 तक ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि n लेस देन इक्वल टू 5। या हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि n लेस देन 6, इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो 6 लिख देंगे। तो ध्यान रखिएगा, लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग उसी के अनुसार जो हम लोग को समझ में आएगा उसी के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं। तो ये गुण प्रकटीकरण रूप हो गया सेट बिल्डर फॉर यानी सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया। और हमको लगता है कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया है। प्रश्नावली 1.1 जो हम लोग को पढ़ना है उसके लिए बस इतना की ही जरूरत है। हम लोग उसके बाद प्रश्नावली देखेंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थ्योरी और परिभाषाएं पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक साथ हम लोग सारी परिभाषाएं और सारी थ्योरी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उब जाए हम लोग, मन नहीं लगता है पढ़ने में।
तो जितना इस एक्सरसाइज के लिए जरूरत है उतना ही हम यहाँ पर आपको परिभाषा और थ्योरी दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तब आप लोग को अच्छी से समझ में आएगा, क्योंकि ताजा रहेगा। अभी हम लोग थ्योरी पढ़े, परिभाषा पढ़े, अभी एक्सरसाइज बनाएंगे तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। जो थ्योरी हम लोग आज पढ़े उसी थ्योरी पर एक्सरसाइज हम लोग को बनाना है। परिभाषा हम लोग समुच्चय का पढ़े हैं कि सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं यानी सेट कहते हैं। तो यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन जो है हमको बनाना नहीं है, हम समझा देंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम लोग जानते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के कौन कौन से महीने होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई, तीन ही मिलेगा। हम लोग इस समुच्चय को जब हम लोग बना लेंगे यानी कि मझोला कोष्टक में लिखेंगे, याद रखिएगा मझोला कोष्टक में ही लिखना है। यदि मझोला कोष्टक में लिखने वाला संभव चीज हो तो लिख लेंगे, तो उसे मझोला कोष्टक में हम लोग लिख देंगे। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद बराबर करके मझोले कोष्टक में लिख देंगे जनवरी, जून, जुलाई। ये जो समुच्चय होगा सभी के लिए सत्य होगा, इसमें कोई इसको काट नहीं सकता है, इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह होगा, इसलिए ये समुच्चय होगा। दूसरा क्वेश्चन है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जब हम लोग प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह लिखेंगे तो हम लोग हो सकता है कि जो पढ़े हैं उस लेखक को लिखेंगे, जिसको नहीं पढ़े हैं हमारे आसपास भी कुछ लेखक महोदय होते हैं, उनका भी नाम यदि हम लोग लिख देते हैं तो जो उस चीज को जब हम लोग लेखकों के बीच में रखेंगे ले जाकर के, तो वहां पर वो जो द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, विरोध उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं ये प्रतिभाशाली नहीं है तो ये प्रतिभाशाली नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हुआ पहला का। तीसरा क्वेश्चन है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। हम लोग को यहाँ पर 11 बल्लेबाजों का संग्रह करने को बोल रहा है। इसका मतलब कि विश्व में जितने भी बल्लेबाज हैं यदि हमको लिखने को बोला जाएगा तो हम लोग अपने देश से लिखना स्टार्ट करेंगे। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये सारा हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यही चीज हम लोग दूसरे देशों के प्लेयर को यदि हम लोग दिखाएंगे तो वो उसमें से कोई ना कोई नाम पर जरूर ना कोई विवाद उत्पन्न कर देगा कि नहीं ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विश्व के नहीं है, या कुछ भी कोई मानक को लेकर के यदि वो लोग विरोध कर देंगे या कोई ना कोई तरीका लेकर के विरोध तो होगा ही इसमें। इसलिए ऐसे समुच्चय जो होते हैं वो सुपरिभाषित नहीं होते हैं, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो हमारे कक्षा में जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमारे कक्षा के 100 बच्चे फिक्स हैं, तो 100 बच्चे का समुच्चय यदि हम लोग लिखेंगे यानी कि उसका नाम लिखेंगे तो कोई भी उसको काट नहीं सकता है, क्योंकि उस क्लास में उतने बच्चे पढ़ते ही हैं। इसलिए ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे लिख दीजिएगा कि हमारे क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है और निश्चित होती है, इसलिए यह समुच्चय है। फिर उसके बाद है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह को मझोला कोष्टक में आप लोग बराबर करके लिख लीजिएगा, 1 2 3 डॉट डॉट करके लास्ट में लिख दीजिएगा 99। तो हम लोग जानते हैं किसी से भी हम लोग ये समुच्चय लिखवाएंगे तो वही सेम समुच्चय प्राप्त होगा, इसलिए उसके नीचे लिख देना कि यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है। 6 नंबर क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र जो है वो अपना जो समूह बनाए हैं उपन्यासों का वो भी एक निश्चित ही है, वो अनिश्चित नहीं लिखे हुए। अनिश्चित भी लिखे होते तो भी वो संग्रह होता, लेकिन यहाँ पर निश्चित लिखे हुए हैं। हो सकता है 100 150 150 200 लिखे होंगे, तो वो सारे यदि प्रेमचंद के लिखित उपन्यासों का हम लोग संग्रह बनाएंगे तो कोई काट नहीं सकता है, इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह होगा। तो उसके नीचे हम लोग लिख लेंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है। उसके बाद दिया है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संग्रह। तो इस अध्याय में जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें 6 प्रश्न हैं, तो हम लोग किसी दूसरे को भी दिखाएंगे तो वो भी बताएगा कि 6 ही प्रश्न हैं, कम और या ज्यादा नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसमें 6 ही प्रश्न हैं, इसलिए यह सुपरिभाषित संग्रह होगा जो सबके लिए सत्य होगा। इसलिए इसे हम लोग लिख देंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। 9 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अभी आप लोग को उदाहरण में दिखा भी दिए हैं, वही सेम चीज आप लोग लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमके लिए हमारे लिए यदि सांप खतरनाक है तो सपेरा के लिए सांप खतरनाक नहीं होता है। तो इसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा कि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर हम लोग को एक समुच्चय दिया गया है और इसमें बीच में हम लोग को सिंबल भरना है। कौन सा सिंबल है? तो ये सिंबल है और ये सिंबल है, हम लोग को 2 चीज भरना है। अभी आप लोग को परिभाषा में हम बता चुके हैं कि ये सिंबल का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो ये सिंबल हम लोग वहां करेंगे जो ये अंक इस समुच्चय में होगा तो हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, और ये अंक यदि इस समुच्चय में नहीं होगा तो इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 5 इस समुच्चय में है
तो हम लोग उस सिंबल का प्रयोग करेंगे। एक जो है वो इस समुच्चय में नहीं है तो हम लोग नॉट एलिमेंट का प्रयोग करेंगे इसका। 0 नहीं है तो नॉट एलिमेंट का प्रयोग करेंगे। 4 इसमें है तो एलिमेंट का प्रयोग करेंगे। 2 इसमें है तो एलिमेंट का प्रयोग करेंगे और 10 इसमें नहीं है तो नॉट एलिमेंट का प्रयोग करेंगे। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन लिखने में ज्यादा समय लगता है इसलिए क्वेश्चन लिख दिया है। अब आंसर आप लोग को दिखा देते हैं क्या होता है। यहाँ पर दिया है कि x सब्जेक्ट x एक पूर्णांक है और वो जो पूर्णांक है x वो -3 से 7 के बीच में है। पूर्णांक यानी इंटीजर, तो -3 और 7 के बीच कौन कौन सा इंटीजर आएगा आप लोग संख्या रेखा से भी लिख करके ज्ञात कर सकते हैं। तो -3 और 7 के बीच मिलेगा। आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम लोग को करना क्या है, -3 से 7 के बीच का लिखना है। तो -3 से 7 के बीच का देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है। इसी अवयवों को इस समुच्चय में हम लोग लिख देंगे, इक्वल टू हम लोग सारणीबद्ध हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे देखिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 को सारणीबद्ध करना है तो हम लोग सारणीबद्ध कर रहे हैं। तो ये तरीका हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि एक सब्जेक्ट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या में आप लोगों को सबको मालूम होता है क्या होता है, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमको मिल गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक सब्जेक्ट x 2 अंकों की ऐसी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो हम लोग 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, और कहां तक जाता है 99 तक। तो 10 में हम लोग 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में से जैसे 11 है तो 11 के दोनों अंक को जोड़ेंगे 1 और 1 तो 2 होगा। लेकिन वैसे हम लोग को 2 वाला नहीं लिखना है, जिसका योगफल 8 है उसको लिखना है। तो 17 जो होगा अंक, 17 में 1 और 7 का योग 8 होगा। तो हम लोग पहले 17 को लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग को, तो हम लोग को मिलेगा 26। उसके आगे बढ़ेंगे तो 35 मिलेगा। उसके आगे बढ़ेंगे 44 मिलेगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो 53 मिलेगा। उसके बाद 62 मिलेगा। उसके बाद 71 मिलेगा। उसके बाद 80 मिलेगा। यानी कि इसमें जितना अंक हम लोग लिखे हैं देखिए, 178, 628, 358, 448, 538, 628, 718 और 808 ही होता है। इसलिए ऐसी संख्या को हम लोग यहाँ पर ऐसे सारणीबद्ध करेंगे। डी नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। यानी कि 60 देख लीजिए, यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 से कटेगा, 30 बार में फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1, 2 मिल रहा है, 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे समुच्चय में, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हम लोग कोई भी संख्या दोबारा नहीं लिखी जाती है। तो 2 बार 2 मिला है, लेकिन एक ही बार 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरा समुच्चय मिल जाएगा 2, 3 और 5। यानी कि ये वैसी संख्या लिखनी है जो 7 को विभाजित भी करे और वो उसके साथ साथ अभाज्य भी हो। तो यही 3 अंक हमको मिलेगा, इससे अधिक हमको प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई जो है वो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के प्रत्येक अक्षर का समुच्चय बोल रहा है लिखने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी अक्षर को अलग अलग करके कॉमा दे देते हैं और इसमें जो अक्षर 2 बार होगा उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए टी है, फिर उसके बाद आर लिखेंगे, फिर उसके बाद आई लिखेंगे, फिर उसके बाद जी लिखेंगे, फिर उसके बाद ओ लिखेंगे, फिर उसके बाद एन लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए ओ आ गया नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर उसके बाद ई लिखेंगे, टी आया है, फिर उसके बाद टी आया है नहीं लिखेंगे क्योंकि टी लिख चुके हैं, फिर उसके बाद आर आया है वो भी लिखेंगे क्योंकि लिख चुके हैं, उसके बाद वाई है तो वाई हम लिख देंगे। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द का अक्षर का समुच्चय ऐसे हम लोग बनाएंगे। जैसे पीछे परिभाषा में भी आप लोगों को बता चुके हैं। यहाँ पर वेटर है तो वेटर में पहले बी लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे, फिर उसके बाद टी लिखेंगे, टी 2 बार है छोड़ देंगे, ई भी 2 बार है ई नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे इसके बाद। यानी कि वेटर के लिए बी ई टी आर केवल मिलेगा हम लोग को, ये ध्यान रखना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग को सारणीबद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर जो 3 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हम लोग को गुण प्रकटीकरण के रूप में लिखना है। यानी कि अभी देखिए इससे हम लोग इस रूप में बदले, अब इस क्वेश्चन में हमको इस रूप से इस रूप में बदलना है तो हम लोग वो लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोग बता चुके हैं
कि यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप से बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है वो अभी आपको हम परिभाषा में उदाहरण के रूप में बता चुके हैं। तो यहाँ भी हम लोग को 3, 6, 9, 12 है, तो ऐसा कोई गुण खोजिए जिसको हम लोग लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोग x सच दैट x पहले लिखेंगे, इसको हम लोग सच दैट भी पढ़ सकते हैं या कलर पढ़ेंगे x कलर x ऐसा भी पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 3 का गुणज है ये, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 3n, जहां n एलिमेंट ऑफ बड़ा n यानी कि प्राकृतिक संख्या का अवयव है। और ये n कहां तक लोग रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 12 यानी कि 4 तक रखेंगे। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं और n लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। या इसके लिखने का और तरीका है जो आप लोगों को पीछे हम बता चुके हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हैं x लेस देन x 1 3 का गुणज है, x लेस देन इक्वल टू हम लोग 12 कर देंगे, वो भी हो जाएगा। तो पीछे हम लोग आप लोग को सारा तरीका बता चुके हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसमें बताइए कौन सा उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन प्रॉपर्टीज है। कॉमन प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पर लिखना है, यानी उससे हमको स्टेटमेंट बनानी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 32 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2 के पावर n कर देंगे। और जो ये n होगा वो प्राकृतिक संख्या का अवयव होगा, और वो n कहां तक जाएगा, तो देख लीजिए 2 के पावर 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 के पावर 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 2 के पावर 3 रखेंगे 8 मिलेगा, 2 के पावर 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा, 2 के पावर 5 रखेंगे तो 32 मिलेगा। यानी कि n जो होगा वो 5 तक ही होगा, तो हम लोग लिख देंगे n लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। अब चलिए x सच दैट, अब इसमें देखिए कि क्या कौन सा गुणधर्म है। तो 5, 25, 125, 625 ये भी इसी रूप में है। 5 के पावर 1 करेंगे तो 5, 5 के पावर 2 करेंगे तो 25, और 3 करेंगे पावर में तो 125, 4 करेंगे तो 625 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं x टू द पावर x बराबर 5 टू द पावर n, और जो n है वो बड़ा n का अवयव है, और ये n कहां तक है, तो 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, और 4 रखेंगे तो लास्ट वाला मिल रहा है 625। तो n लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर होगा, गुण प्रकटीकरण के रूप में लिखना था। डी नंबर जो ऑप्शन है, आप लोग देख रहे हैं कि 2, 4, 6 के बाद डॉट डॉट है, यानी कि ये सम संख्या है, या हम लोग इसको गुणज भी लिख सकते हैं कि 2 का गुणज है मल्टीपल ऑफ 2। तो हम लोग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं कि सम प्राकृतिक संख्या है, या आप लोग लिख सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणज है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सम संख्या का x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, हम लिख देंगे सम प्राकृतिक संख्या है। और इसमें हम लोग लिमिटेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो समुच्चय है वो अनंत तक गया है, हम भी जो लिखते हैं वो अनंत तक गया है। यहाँ पर कोई लिमिटेशन हम लोग नहीं करेंगे कि कहां तक है, तो अनंत तक है, तो अनंत तक है तो इसमें अनंत आ ही जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, ई नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और 10 के स्क्वायर 100 है, यानी कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का ये समुच्चय है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लिख देंगे n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब जहां n होगा वो बड़ा n का अवयव होगा, और n कहां तक है, तो 10 तक है, तो लिख देंगे n लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि हमको n जो होगा वो 10 से छोटा तक, 10 या 10 से छोटा तक लेना है। यानी कि यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 मिलेगा। उसी तरह लास्ट वाला 10 रखेंगे तो 10 स्क्वायर 100 मिल जाएगा। यानी कि सारा देख रहे हैं उसी समुच्चय के अवयव के बारे में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। इस समुच्चय के बाहर के यानी कि 100 के बाद भी वर्ग संख्या हमको प्राप्त होगी 121, 144, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं लिखे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी गुण प्रकटीकरण रूप या समुच्चय निर्माण में करें सेट बिल्डर फॉर्म का जब हम लोग प्रयोग करेंगे, तो समुच्चय में जो अवयव होगा उसी के बारे में हम लोग कॉमन स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कि उस स्टेटमेंट के अंतर्गत वो सारे अवयव प्राप्त हो जाएं।